एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 2 एंड हुआ था। यूरी और गैंगउक दोनों साथ में समुद्र में गिर जाते हैं और वहाँ पे वो दामी की लाश देखते हैं पानी के नीचे। गैंगउक यूरी की आंख ढक देता है ताकि वो ना डरे। फिर पुलिस डेड बॉडी को रेस्क्यू करते हैं। यूरी की भी बयान लिया जाता है। यूरी के पास दामी का मोबाइल होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसी जगह पे हाना और दामी के बीच झगड़ा हुआ था। हाना दामी को थप्पड़ मारती है। दामी कहती है पिछली बार भी हाना ने उसका डिजाइन कॉपी किया था। इस बार भी उसने उसकी बनाई हुई हानुअल ड्रेस का कॉपी कर लिया। ये ड्रेस उसके लिए बहुत खास है। उसने अपनी दादी को ध्यान में रख के ये ड्रेस बनाई थी जो गोते लगाती है। लेकिन हाना ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। फिर जब दामी उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, हाना उसे फोन छीनने की कोशिश करती है। फोन पत्थर में गिर जाता है। जब दामी वो फोन ढूंढ रही थी, हाना उसे धक्का देके समुंदर में फेंक देती है। यूरी को वो फोन मिल गई और दामी की आत्मा मुक्त हो जाती है। गैंगउक यूरी के लिए कॉफी लेके आता है। यूरी ऐसे कॉफी लेती है जैसे गैंगउक के साथ टच न लगे। गैंगउक कहता है ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जहाँ जहाँ भी उसे लाश मिली है यूरी वहाँ पे मौजूद होती है। यूरी उसे थैंक्स कहती है। फिर कहती है अब उसे आदत सी पड़ गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे डर नहीं लगता। और वो गैंगउक को दामी का फोन दे देती है और वहाँ से चली जाती है। पुलिस हाना को अरेस्ट करके ले जाते हैं। तभी गैंगउक अपने दादी को कार में चढ़ते हुए देखता है। जब वो अपने दादी को कॉल करके पूछता है, उसकी दादी कहती है वो जेजू आइलैंड में नहीं है, वो तो मंदिर में है और आज गैंगउक को पानी के पास जाने से मना करती है। दूसरी तरफ मिनहुआंग यूरी को कॉल करके खबर लेता है कि वो ठीक से एयरपोर्ट पे पहुंच गई या नहीं। फिर कहता है वो जल्द ही शोल आ रहा है। यूरी से बात करने के बाद वो देखता है उसकी मॉम गार्डन में सफाई कर रही है। मिनहुआंग आके पूछता है वो खुद ये सब क्यों कर रही है। ये सब काम करने के लिए तो लोग रखे हैं। उसकी मॉम कहती है जंगली घास बहुत तेजी से उगते हैं, अगर सही वक्त पे नहीं उखाड़ा तो ये पूरे बगीचे को खराब कर देता है। रात तक गैंगउक घर पहुंच जाता है। वो यूरी के बारे में सोचता है कि अगर वो चाहती तो उसका हाथ पकड़ सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर हाथ नहीं पकड़ा। फिर सोचता है यूरी ने उसे थैंक्स क्यों कही। दूसरी तरफ यूरी भी गैंगउक के बारे में सोचती है। पानी के अंदर जैसे गैंगउक ने उसकी आंखों को ढक दिया था। नेक्स्ट डे उसकी दादी उससे पूछती है इतने दिनों बाद मिनहुआंग से मिलके उसे कैसा लगा। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी दादी एक्चुअल में उसे मिनहुआंग से मिलवाने के लिए भेजी थी। काम तो बस बहाना था। उसकी दादी कहती है उन्हें यूरी के लिए मिनहुआंग पसंद है। यूरी कहती है वो लोग सिर्फ पुराने फ्रेंड्स हैं। चेयरवुमन कहती है यूरी के बारे में जो अफवाहें फैले हुए हैं उसे मिटाने का सबसे आसान तरीका है शादी। शादी करके उन अफवाहों को उसे बंद करने के लिए कहती है, नहीं तो उनकी कंपनी डोंगजुन या हाड़ी के पास जा सकती है। उनका बाप चेयरवुमन का सगा बेटा नहीं है, वो चाहती है कि वारिस यूरी बने। इसलिए मिनहुआंग से शादी करके उन अफवाहों को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहती है और यूरी को 2 महीने का डेडलाइन देती है। यूरी कहती है शादी नहीं पर वो सगाई कर लेगी, क्योंकि ये सब उसकी सगाई से शुरू हुआ था। चियारोमैन कहती है डेडलाइन अभी भी वो ही होगी, 2 महीने। उन्हें मिनहुआंग पसंद है, वो उनके परिवार के लायक है। इधर मिनहुआंग शोल पहुंचता है। हारी और उसकी मॉम शॉपिंग कर रहे होते हैं। उसकी मॉम उसे सुंगजे को भूल के नए लड़कों से मिलने के लिए कहती है। अभी शॉपिंग करने के बाद हारी का मूड अच्छा हो गया है। हारी कहती है छन यूरी को अभी तक होटल के आर्टवर्क के बारे में पता नहीं चला है। तभी उनकी मुलाकात वहाँ मिनहुआंग से होती है। मिनहुआंग वहाँ पे गिफ्ट खरीदने के लिए आया था। अभी ये दोनों माँ बेटी की नेक्स्ट टारगेट मिनहुआंग है। फिर मिनहुआंग चियारोमैन बेक से मिलने जाता है। वो उन्हीं के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए गया था। दादी भी मिनहुआंग से मिलके बहुत खुश है। मिनहुआंग उनका शुक्रिया अदा करता है यूरी को जेजू आइलैंड भेज के उसका इतना साथ देने के लिए। दादी उसे प्रस्ताव देती है यूरी के साथ डिनर करने का। मिनहुआंग तो बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी सेक्रेटरी से उन्हें पता चलता है यूरी ऑफिस से निकल चुकी है। दादी को पता है कि वो काम के बाद किसी का फोन नहीं उठाती, तो यूरी के साथ डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ता है और वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं। मिनहुआंग जब घर पहुंचता है उसे पुरानी बात याद आता है जब वो दोनों स्कूल में थे। एक दिन उसने घर पे कुछ रिलेटिव्स को बात करते हुए सुन लिया था कि मिनहुआंग और जीहुआंग जुड़वा नहीं है। जब उसकी मॉम को पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, उन्होंने अमेरिका जाके मिनहुआंग को अडॉप्ट किया और तब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वहाँ पे उन्होंने जीहुआंग को जन्म दिया और फिर कोरिया लौटी। ये सुन के मिनहुआंग का दिल टूट जाता है और यूरी उसके कान को ढक देती है ताकि वो और नेगेटिव बातें ना सुने, और यूरी उसे लेके वहाँ से चली जाती है। मिनहुआंग बहुत अपसेट होता है, तो यूरी उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ गेम्स खेलती है।
कहानी प्रेजेंट में आती है। मिनहुआंग के पास एक लॉकेट होता है। नेक्स्ट डे गैंग उक ऑफिस पहुंचता है तो उसके पीछे एक लड़की पड़ जाती है। उस लड़की का नाम इम सो hyung है। गैंग उक का कोवर्कर उन दोनों को साथ में देख के कहता है, वो तो प्रोसिक्यूटर इम है जिसका क्रिमिनल डिवीजन से ट्रांसफर हुआ है। क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं? पिंगडॉल कहता है, कॉलेज के दिनों से ही प्रोसिक्यूटर इम प्रोसिक्यूटर माँ को पसंद करती है। वो प्रोसिक्यूटर माँ को पटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन प्रोसिक्यूटर माँ अपने ही दुनिया में खोया रहता है। प्रोसिक्यूटर माँ का ट्रांसफर जहाँ भी होता है, प्रोसिक्यूटर इम वहीं पे पहुँच जाती है। फिर हम देखते हैं हारी की मॉम ने मिनहुआंग को लंच पे इनवाइट किया है। पहले कुछ देर वो दोनों बिजनेस की बात करते हैं। फिर मिनहुआंग पूछता है गेहुई ने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया है। गेहुई कहती है उन्होंने सुना है कि मिनहुआंग की कंपनी को अभी फंड की जरूरत है। अगर उसे पैसे की जरूरत पड़े तो रीना रिजॉर्ट उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार है। मिनहुआंग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, फंडिंग का इंतजाम उसने कर लिया है। गेहुई कहती है हारी हमेशा मिनहुआंग के बारे में बात करती है, लेकिन पता नहीं आज वो कहाँ चली गई। दूसरी तरफ हारी गई है सुंगजे से मिलने के लिए। सुंगजे ने उसे मिलने बुलाया है। हारी का तेवर अभी बदला हुआ है। हारी कहती है वो आखिरी बार सुंगजे से मिलने आया है। सुंगजे कहता है वो बहुत जल्द रिहा होने वाला है और छूटने के बाद वो लोग एक नई शुरुआत करेंगे। हारी कहती है सुंगजे की वजह से उनकी कंपनी की बहुत बदनामी हुई है, लेकिन सुंगजे फिर से हारी को अपनी बातों में फंसा लेता है। हारी कहती है उसे सुंगजे पे भरोसा है, लेकिन अब उसकी मॉम सुंगजे के खिलाफ हो चुकी है और हारी को उससे दूर रहने के लिए कही है। सुंगजे कहता है उसकी डैड पावर में है, उनकी पहुंच ऊपर तक है, और वो कसम खाता है कि जेल से छूटने के बाद वो हारी को रेना दिलवा के रहेगा। और इस बात से हारी पिघल जाती है। वो यूरी के पास पहुंच जाती है और कहती है बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे एक बात समझ में नहीं आई कि यूरी को कैसे पता चला कि लाश वहाँ पे है, और पूछती है क्या यूरी को अभी भी भूत दिखाई देते हैं। यूरी कहती है वो हद पार कर रही है। हारी कहती है रेना को भूत प्रेत दिखने वाले ओझा के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। अगर वो ये साबित कर देगी तो दादी कभी भी कंपनी की जिम्मेदारी यूरी के हाथ में नहीं सौंपेंगी। और यूरी उसको इग्नोर करके चली जाती है। फिर यूरी अकेले में जाके पुरानी बातें सोचती है। उसे भूत देखना छुड़ाने के लिए प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद जब उसे होश आता है, दादी उससे पूछती है क्या उसे अभी भी भूत दिखाई दे रहे हैं। उसे भूत दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलती है और कहती है उसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो जब लोगों को अपने फैमिली के साथ, अपने लवर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखती थी, अपसेट हो जाती थी, लेकिन अब उसे अकेलेपन की आदत हो गई है। दूसरी तरफ गैंग उक चीफ प्रोसिक्यूटर से जाके पूछता है उसे सोंगजे वाले केस से हटाया क्यों जा रहा है। चीफ प्रोसिक्यूटर कहते हैं उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया है तो वो कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्हें गैंग उक को प्रोटेक्ट करना है तो पहले खुद का ओहदा संभालना होगा। और गैंग उक को उसकी ट्रांसफर की नोटिस दिखाते हैं। ट्रांसफर की गम में तीनों रेस्टोरेंट में बैठ के ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। पिलडोंग उसे हर बात दिल पे लेने से मना करता है। फिर कहता है पिछली रात को उसने इतना अजीब सपना देखा कि वो सो नहीं पाया। उसने देखा कि उसकी स्वर्गीय दादी अचानक उसके सामने आ गई और उसे घूरने लगी और अचानक उसे पीटना शुरू कर दिया। सब लोग हंसने लगे। तभी पास से कोई पूछती है मारा तो बहुत दर्द हुआ ना। और वो यूरी होती है। वो ड्रंक होती है और कहती है वो सपना नहीं था। फिर गैंग उक को देख के कहती है तुम तो वही प्रोसिक्यूटर माँ हो ना जिसके साथ मैंने बेड शेयर किया था। गैंग उक कहता है ऐसा मत बोलो, सुनने में अजीब लगता है। फिर पूछता है बाकी सब लोग कहाँ हैं। यूरी कहती है उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेली आई है। गैंग उक के कोवर्कर्स को लगता है उन दोनों में जरूर कुछ है और जानकारी हासिल करने के लिए यूरी के साथ जाके बैठने जाते हैं। लेकिन यूरी उन दोनों को रोक देती है और वापस उनके टेबल पे भेज देती है और कहती है वो उनके भलाई के लिए बोल रही है। अगर गलती से भी वो लोग उसके टेबल पे बैठ गए तो बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए उसने आसपास के सारे टेबल्स खाली करवा दिया है ताकि कोई भी उसके आसपास ना आ सके। गैंग उक को लगता है यूरी पैसे का रुआब दिखा रही है। यूरी कहती है वो बस एक बार जिंदा लोगों के बीच बैठ के पीना चाहती है। गैंग उक उठ के उसके टेबल पे जाके बैठ जाता है और उसके कोवर्कर्स को भी बुलाता है। यूरी उन्हें मना करती है और कहती है अगर वो लोग उनके साथ बैठ के पियेंगे तो सीधा परलोक सिधार जाएंगे। लेकिन वो लोग उसकी बात पे उतना ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि वो नशे में ये सब बोल रही है। गैंग उक उसके ग्लास में ड्रिंक भरता है। यूरी खुश होती है कि इतने दिनों बाद किसी ने उसके लिए ड्रिंक बनाया। फिर वो नशे में अपना ग्लव्स उतार देती है और जाके गैंग उक का शर्ट पकड़ के कहती है उन्हें बस सिर्फ ये बनावटी दुनिया दिखाई देते हैं, वो बस एक खोखला प्रोसिक्यूटर है, और जोर जोर से उसे हिलाने लगती है और आखिर में उसका शर्ट ही फाड़ देती है और उस कपड़े के टुकड़े को लेके वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब यूरी की नींद टूटती है, वो अपने घर पे होती है और उसके हाथ में वही शर्ट का टुकड़ा होता है और उसे पिछली रात की बातें याद आती है। दूसरी तरफ गैंगउक यूरी को गाली देते हुए ऑफिस पहुंचता है। उसे यूरी का कॉल आता है। यूरी कहती है कल रात उसे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी, लेकिन उसे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है। वो गैंगउक के लिए एक शर्ट भेजती है। योंगमिन कहता है ये बहुत महंगा लग्जरी ब्रांड का है, कम से कम 3 मिलियन की तो होगी। गैंगउक इतना महंगा शर्ट नहीं ले सकता, इसलिए वो शर्ट को लेकर रेना पहुंच जाता है उसे लौटाने के लिए। यूरी की सेक्रेटरी आके कहती है वो अभी ऑफिस में नहीं है। गैंगउक उसी को शर्ट लौटाने जाता है तो वो लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि मिस शन ने खुद उन्हें ये गिफ्ट भेजी है तो वो इसे नहीं ले सकती और उसे खुद लौटाने के लिए कहती है। गैंगउक शर्ट लौटाने के लिए यूरी के घर पहुंच जाता है। इधर यूरी अपना ग्लव्स ढूंढ रही है जो उसे नहीं मिल रहा है। तभी डोर की बेल बजती है। वो देखती है गैंगउक आया है। यूरी पूछती है उसे उसका पता कैसे मिला। गैंगउक कहता है पता उसने खुद डाली थी। तभी यूरी को याद आता है पिछली रात को गैंगउक उसे घर तक छोड़ने आया था। यूरी कहती है अभी वो बाहर नहीं आ सकती और सामान बाहर गेट पे छोड़ने के लिए कहती है। गैंगउक कहता है शर्ट के साथ उसका ग्लव्स भी वो वहीं पे रख दे रहा है। तभी यूरी को पता चलता है कि उसका ग्लव्स गैंगउक के पास था और उसे याद आती है कि पिछली रात को उसने अपने ग्लव्स उतार दी थी और खाली हाथों से कई बार उसने गैंगउक को छुआ था। वो सोचती है उसने ये क्या कर दिया। वो गैंगउक को रुकने के लिए कहती है। यूरी गैंगउक को घर के अंदर इनवाइट करती है। यूरी कहती है क्या गैंगउक को कोई ऐसी चीज दिखी है जो पहले कभी नहीं दिखी। गैंगउक कहता है हाँ, उसने लिविंग रूम में एक टेंट देखा। यूरी कहती है हाँ, ये घर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसे उस टेंट में सुकून मिलती है। गैंगउक पूछता है यूरी ने उसे अंदर क्यों बुलाया। यूरी कहती है गैंगउक इतनी दूर से आया है तो अंदर नहीं बुलाया तो बदतमीजी होगी। तभी गैंगउक पूछता है वो बच्चा कौन है और यूरी कंफर्म हो जाती है कि उसके टच का असर शुरू हो गया है। यूरी कहती है वो उसका पड़ोसी है, कभी कभी उसके साथ लुका छुपी खेलने आ जाता है। गैंगउक कहता है वो उसके साथ थोड़ी देर खेल लेता है। यूरी उसे रोकती है और उसे जाने के लिए कहती है। वो जा ही रहा था, फिर कबर्ड बंद होने की आवाज से रुक जाता है। गैंगउक कहता है शायद कोई चोर है और वो यूरी को लेके छुप जाता है। उसे फिर से कबर्ड खोलने की आवाज सुनाई देता है। वो बच्चा कबर्ड से बाहर आता है और जैसे ही गैंगउक बाहर आता है वो बच्चा भाग जाता है। फिर गैंगउक उसके घर से चला जाता है और यूरी सोचती है अब वो क्या करेगी। सोने के बाद भी उसे गैंगउक की चिंता होती है। दूसरी तरफ गैंगउक की दादी प्रार्थना कर रही थी और सारे कैंडल्स बुझ जाते हैं। रात को गैंगउक सो रहा होता है तभी अचानक टीवी ऑन हो जाती है। टीवी के साउंड से गैंगउक की नींद टूट जाती है और अचानक वो बंद हो जाता है। तभी गैंगउक को लगता है घर में कोई और भी है। वो अचानक से उसी बच्चे को देखता है जिसे यूरी के घर पे देखा था। उसकी नींद उड़ जाती है। वो बाहर आके देखता है और फिर से जब वो उस बच्चे को देखता है वो दौड़ के घर के बाहर निकल जाता है और यूरी को कॉल करता है और कहता है वो बच्चा उसके घर में घुस आया है। यूरी उसके घर पहुंचती है। गैंगउक घर के बाहर बैठा हुआ था, उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। यूरी पहले उसे शराब पिला के थोड़ा रिलैक्स करती है ताकि उसमें सच सुनने की हिम्मत हो। फिर जब वो थोड़ा बेटर फील करता है वो उसे सच बोल देती है और सच सुन के गैंगउक की हालत और खराब हो जाती है। फिर वो लोग घर के अंदर जाके उस बच्चे की भूत को ढूंढते हैं और गैंगउक को यूरी की कही हुई बातें समझ में आने लगती है। गैंगउक को डर लगता है तो वो यूरी के पास पास ही रहता है। वो देखता है उसके घर में जो कार टॉयज थी वो सब उल्टा है। गैंगउक को लगता है उस बच्चे को कार्स पसंद है इसलिए उल्टा कर दिया। फिर वो लोग लिविंग रूम में, किचन में और बाथरूम में भी ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्चे की भूत कहीं नहीं होता है। गैंगउक तो कोमोड में भी चेक करता है क्योंकि वो एक प्रोसिक्यूटर है ना तो आदत से मजबूर है। यूरी कहती है अगर वो लोग एक बार आ जाते हैं तो आसानी से जाते नहीं हैं। फिर कहती है बच्चे को ज्यादातर लोगों के कंधे पे बैठना पसंद है। तभी गैंगउक मिरर में देखता है उस बच्चे का भूत भी उसके कंधे से झूल रहा है। वो डर के चीखने और उछलने लगता है। यूरी उसे किसी तरह से शांत करती है। तभी वो बच्चा उन लोगों के सामने आता है और एपिसोड 3 यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।